हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस यूनिट 13 का ये एक अनदर टॉपिक है इम्यूनो टेक्निक्स। इम्यूनो टेक्निक्स क्या होती हैं ये हम इसके पार्ट फर्स्ट में देखेंगे। इम्यूनो टेक्निक्स में जो टेक्निक्स आती हैं उन टेक्निक्स में से जो एलाइजा टेक्निक है वो भी हम इस पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे। एलाइजा का इंट्रोडक्टरी पार्ट। फ्रेंड्स, इम्यूनो टेक्निक्स क्या होती हैं ये स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये जो वीडियोस है प्लीज़ इसे लैपटॉप में देखिए फॉर बेटर रेजोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। इम्यूनो टेक्निक्स क्या होती हैं? इम्यूनो टेक्निक्स एक वैरायटी होती है जिसमें हम ये चेक करते हैं कि इम्यून रिस्पॉन्स किस चीज़ के अगेंस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर जब हम इम्यून रिस्पॉन्स टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस इम्यून रिस्पॉन्स की हेल्प से हम कुछ न कुछ डायग्नोज कर रहे होते हैं। ऐसी जो टेक्निक्स होती हैं इनको हम इम्यूनो टेक्निक्स के अंदर कंसीडर करते हैं। इम्यूनो टेक्निक्स की हेल्प से हमें पता चलता है एक एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच इंटरैक्शन। आपको पता है एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो इम्यूनो टेक्निक की हेल्प से हमें ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई प्रोटीन किसी सैंपल में प्रेजेंट है या नहीं है। और इसके लिए क्योंकि हम एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरैक्शन यूज़ करते हैं इसीलिए इसको हम इम्यूनो टेक्निक्स कहते हैं। इम्यूनोलॉजिकल टेक्निक्स में बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन ही होता है। तो एंटीजन का जो डिटर्मिनेंट्स है वो यूज़ किए जाते हैं। एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कहते हैं? एपिटोप। और सिमिलरली एंटीबॉडी की जो बाइंडिंग साइट होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैराटोप। तो इनके बीच का जो रिएक्शन है उसे हम यूटिलाइज करते हैं फॉर इम्यूनो टेक्निक्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो एंटीबॉडीज़ इसके लिए इन इम्यूनो टेक्निक्स में यूज़ की जाती है वो दो तरह से प्रोड्यूस होती है। कौन सी दो तरह की? पहली तरह की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं उन्हें हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कहते हैं। अब ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती हैं इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्लोनल मतलब जिसके क्लोन्स प्रोड्यूस किए हों। तो आपको पता है एंटीबॉडी कैसे बनती हैं? एक प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडी सिंथेसाइज करता है, क्योंकि प्लाज्मा सेल को ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट उसे वेराइटी मतलब नंबर ऑफ एंटीबॉडीज़ बनानी है। तो जो प्लाज्मा सेल है इट्स अ टाइप ऑफ बी सेल, जो हम कह सकते हैं एंटीबॉडी फैक्ट्री भी कह सकते हैं प्लाज्मा सेल को। तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है और उसको सिग्नल कहाँ से मिलता है? ऑब्वियसली जो टी सेल्स होते हैं ना, हेल्पर टी सेल्स और साइटोकाइंस, इनकी हेल्प से उसको सिग्नल मिलता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में हम क्या करते हैं, ये जो प्लाज्मा सेल है इसको हम यूज़ करते हैं। तो प्लाज्मा सेल एक ही तरह की एंटीबॉडी बनाता है, हर तरह की एंटीबॉडी नहीं बनाता है, एक स्पेसिफिक एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाने का काम प्लाज्मा सेल करता है। तो हम इससे जो एंटीबॉडी बनाते हैं इसे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बोलते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाता है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हम देख रहे थे हम इम्यूनो टेक्निक्स के अंदर जो एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हैं वो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के साथ में एक प्रॉब्लम होती है, वो सिर्फ एक सिंगल एपिटोप को ही पहचान सकती है, वैरायटी ऑफ एपिटोप को नहीं पहचानेगी। एपिटोप मतलब एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट। तो ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती हैं ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एपिटोप को ही आइडेंटिफाई कर सकती हैं। और इनकी जो स्पेसिफिसिटी अगर हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होती हैं, लेकिन इनका अगर लिमिटेशन देखें तो ये एंटीजन को प्रेसिपिटेट नहीं कर सकती है। इन टर्न हम दूसरे तरह की अगर एंटीबॉडी देखें इनको हम कहते हैं पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। कन्वेंशनल एंटीबॉडीज़ भी होती हैं, तो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी भी प्रोसेस में यूज़ की जा सकती है। पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में क्या किया जाता है, आप एक एनिमल को इम्यूनाइज करते हो। वो एनिमल रैबिट हो सकता है, गोट हो सकता है, शीप हो सकता है। तो जब आप इसको इम्यूनाइज करते हो
तो जो इसका ब्लड सीरम है वो हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस ब्लड सीरम में उस एंटीजन के अगेंस्ट जो भी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होंगी वो सारी क्या होंगी, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़। क्योंकि ब्लड सीरम में उस पर्टिकुलर डिजीज़ से रिलेटेड ही नहीं अदर एंटीबॉडीज़ भी प्रेजेंट होंगी। तो अगर आप एक ही एंटीजन यूज़ करते हो इम्यूनाइजेशन के लिए तो आपको सिर्फ मोनोस्पेसिफिक एंटीबॉडी मिलती है। लेकिन अगर आप मिक्सचर ऑफ एंटीजन से इम्यूनाइज करते हो, मतलब आपने कोल्ड एंड फीवर के वायरस से भी इम्यूनाइज कर दिया और भी बहुत सारे डिफरेंट तरह के वायरसेस, तो उसके अगेंस्ट जो बॉडी में एंटीबॉडी बनी हुई है वो सीरम जो होगा वो पॉलीस्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ का होगा। ठीक है, तो ये सारी जो होती है मैंने आपको बताया हम दो तरह के एंटीबॉडीज़ यूज़ कर सकते हैं। जो पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज़ होती है वो एंटीजन को अच्छा क्वांटिटी में प्रेसिपिटेट कर सकती है। मोनोक्लोनल बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं लेकिन उनके अंदर पुअर क्वालिटी होती है एंटीजन को प्रेसिपिटेट करने की। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि जो टेक्निक्स, ये इम्यूनो टेक्निक्स का यूज़ क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। अगर आपको किसी ब्लड सैंपल में देखना है कि प्रोटीन या कोई पेप्टाइड या कोई एंटीजन या कोई एंटीबॉडी प्रेजेंट है या नहीं है, अगर है तो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उस टेक्निक को हम इम्यूनो टेक्निक कहते हैं। इम्यूनो टेक्निक बेसिकली क्या करती है, जो भी आपको सैंपल अवेलेबल है, ब्लड सैंपल हो सकता है, कोई सलाइवा का सैंपल हो सकता है, एनी सैंपल जिसके अंदर आपको प्रोटीन या पेप्टाइड या एंटीजन की अमाउंट या एंटीबॉडी की अमाउंट देखनी है, तो उसमें आप क्या यूज़ करोगे, एंटीजन या एंटीबॉडी का रिएक्शन ही यूटिलाइज कर रहे होते हो। इन टेक्निक्स को हम इम्यूनो टेक्निक्स कहते हैं। तो प्रिंसिपल बेसिकली आती तो बहुत सारी है लेकिन हम जो CSIR नेट के हिसाब से पढ़ते हैं उसमें आती है फर्स्ट एलाइजा। एलाइजा होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सेकेंड होती है रिया, रेडियो इम्यूनो एसे। थर्ड है वेस्टर्न ब्लॉट एंड फोर्थ है इम्यूनो प्रेसिपिटेशन। तो इम्यूनो टेक्निक्स में हम ये 4 इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे इन डिटेल। ये जो फर्स्ट स्लाइड है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एलाइजा से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, तो एलाइजा से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट हम इसमें स्टार्ट करेंगे। तो हमारी पहली टेक्निक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ एलाइजा। एलाइजा के लिए मैंने आपको बताया है, इसको हम कहते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ये एक बहुत ही कॉमन लैब टेक्निक है जिसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका जो सैंपल है उसमें कितनी अमाउंट में एंटीबॉडी प्रेजेंट है या एंटीजन प्रेजेंट है। वो डिपेंड करता है आपको क्या टेस्ट करना है। आपको सैंपल में एंटीजन भी टेस्ट करना हो सकता है या आपको एक सैंपल में एंटीबॉडी भी टेस्ट करनी हो सकती है। अब हम देख लेते हैं कि एलाइजा को एलाइजा क्यों कहते हैं। तो एलाइजा को एलाइजा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक टर्मिनोलॉजी आती है सॉर्बेंट। सॉर्बेंट का मतलब क्या है, सॉर्बेंट है अगर कोई एंटीजन या एंटीबॉडी उसको अब्जॉर्ब किया जाता है किसी प्लास्टिक सरफेस पे, तो वो क्वालिटी हम इसमें देख लेते हैं, इसीलिए इसको सॉर्बेंट बोलते हैं। अब इम्यूनो तो हमको पता ही है क्योंकि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए ये इम्यूनो से रिलेटेड है। एंजाइम लिंक्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ जो हम एंटीबॉडी यूज़ कर रहे होते हैं उस पे हम एंजाइम को अटैच कर देते हैं। ये क्यों अटैच करते हैं, क्योंकि ये हम देखेंगे कि एलाइजा के अंदर जब हम एंजाइम अटैच करते हैं तो वो डिटेक्शन का काम करती है। डिटेक्शन मतलब एंटीबॉडी और एंटीजन का रिएक्शन तो हो रहा है, लेकिन अगर आपको डिटेक्ट करना है तो कोई कलर सिग्नल या कोई फ्लोरोसेंट सिग्नल या कोई रेडियो एक्टिव सिग्नल कुछ तो होना चाहिए ना। तो हम यहाँ रेडियो एक्टिविटी यूज़ नहीं कर रहे, तो इसके अंदर हम कलर सिग्नल यूज़ करते हैं, इसलिए हम एंजाइम को यूज़ कर रहे होते हैं। और एसे का मतलब क्या होता है, एसे का मतलब होता है असेसमेंट। आप जो भी कलर प्रोडक्ट बनेगा उसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, कलर जहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है मतलब डेफिनेटली वहाँ पे वो प्रोटीन सैंपल प्रेजेंट है या कोई पेप्टाइड प्रेजेंट है या एंटीजन प्रेजेंट है या एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और उसकी अमाउंट उस कलर की इंटेंसिटी के बेसिस पे फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये सारी टर्म्स इसमें कवर हो गई। एंजाइम से लिंक्ड होती है
और इम्यूनोलॉजिकल प्रिंसिपल को यूज़ करती है। सॉर्बेंट मतलब हमें एक प्लास्टिक प्लेट भी चाहिए होती है, इसलिए सॉर्बेंट भी होता है और असेसमेंट किया जा रहा होता है। हिस्ट्री ऑफ एलाइजा, सबसे पहले ये जो एलाइजा की टेक्निक है ये रोजलिन सुसमैन 1960 में और ईवा एंगबॉल ने 1971 में डेवलप की थी। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ये एक प्लेट बेस्ड एसे है, इसमें एक प्लेट यूज़ की जाती है। प्लेट कौन सी होती है? माइक्रो टाइटर प्लेट। इस प्लेट को क्योंकि यूज़ किया जाता है प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए और या एंटीबॉडीज़ या हार्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए इसमें यूज़ किया जाता है। एलाइजा में जो एंटीजन है उसको सबसे पहले एक सॉलिड सरफेस के ऊपर फिक्स किया जाता है ताकि वो मूव ना कर सके। फिर उसके बाद में उसका रिएक्शन कराया जाता है एंजाइम के साथ, एंटीबॉडी के साथ में जो एंजाइम से लिंक्ड होती है। उसके बाद में डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं जो या फिर सेम ही एंटीबॉडी जिसके साथ में एंजाइम लिंक्ड होती है। तो ये एंजाइम क्या करती है, जब हम कोई सबस्ट्रेट डालते हैं उसके साथ में रिएक्ट करेगी और एक प्रोडक्ट बनाएगी। ये जो प्रोडक्ट होगा डेफिनेटली कलर्ड प्रोडक्ट होगा, जिसका कलर देख के हमें पता चल जाएगा कि पॉजिटिव रिजल्ट है या नेगेटिव रिजल्ट है। तो सबसे ज़्यादा जो अगर हम देख सकते हैं इस एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जनरल फीचर्स क्या होते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन बहुत ही स्पेसिफिक होता है, पर ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिसिटी एकदम एब्सोल्यूट है। स्पेसिफिसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है। दूसरा एस्पेक्ट अगर हम देखें जनरल फीचर में कि इस के अंदर रिक्वायरमेंट क्या होती है रिएक्शंस के लिए। एक एंटीजन एंटीबॉडी से कब रिएक्ट करता है, एक स्पेसिफिक पीएच पे ही करेगा, पर्टिकुलर पीएच पे ही ये रिएक्शन होगा। टेम्परेचर भी करेक्ट टेम्परेचर होना चाहिए, न कम न ज़्यादा। इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड एस्पेक्ट जो एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन हम करा रहे हैं कि जब ये रिएक्शन होता है तो कौन कौन से बॉन्ड बनते हैं बिटवीन एंटीजन और एंटीबॉडी। ये जितने भी बॉन्ड्स हैं ये सारे के सारे नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। वैन डर वाल इंटरेक्शंस हम देखते हैं, आयोनिक इंटरेक्शन हम देखते हैं और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें हम देखते हैं। और अगर एंटीजन और एंटीबॉडी जब कंबाइन हो जाते हैं तो कैसा दिखता है, एकदम फर्म कॉम्बिनेशन होता है और रिवर्सिबल होता है, हट भी सकता है उसमें से। अब हम कुछ बेसिक टर्म्स देखेंगे, बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू एलाइजा। सॉलिड फेज किसको कहते हैं? सॉलिड फेज एक इस तरह की प्लास्टिक की प्लेट आपको दिख रही है, इसके अंदर वेल्स होते हैं, वेल्स मतलब डिप्रेशंस होते हैं। इनमें बेसिकली 8x12 वेल का फॉर्मेट होता है। अगर आप ऊपर देखोगे हॉरिजॉन्टली इसमें 12 वेल्स होते हैं और 8 इसमें वर्टिकल वेल्स होते हैं। एलाइजा में यूजुअली प्रेफर किया जाता है, वैसे कम वेल वाली प्लेट भी आती है, तो 96 पॉलीस्टीरीन वेल्स की जो प्लेट होती है हम उसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने आपको बताया था ना, नंबर से मार्क्ड होती है, वर्टिकली 8 होते हैं और हॉरिजॉन्टली 12 होते हैं। 8x12 आप करेंगे तो आपको 96 आंसर मिलेगा। इसको माइक्रो टाइटर प्लेट या वेल कहते हैं। तो टॉप पे नंबर मार्क्ड होते हैं और वर्टिकल पे अल्फ़ाबेट मार्क्ड होते हैं। जनरली 96 वेल की ही ये माइक्रो टाइटर प्लेट यूज़ की जाती है। कुछ टर्म्स हम देख लेते हैं एलाइजा से रिलेटेड। एडजॉर्प्शन क्या होता है, मीनिंग एडजॉर्प्शन का। तो इस प्रोसेस के अंदर जब हम एंटीजन या एंटीबॉडी बफर के साथ में डाइल्यूट करके इस सॉलिड फेस के ऊपर डाल रहे हैं तो वो उसके ऊपर एडजॉर्ब हो रही है। इस फिनोमिनन को हम एडजॉर्प्शन कहते हैं। वॉशिंग का मतलब क्या है, हम इन वेल्स को बार बार बफर सॉल्यूशन से फिल करेंगे और फिर एम्प्टी करेंगे। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं अगर हमने जो एंटीजन डाला है वो सॉलिड फेस पे एडजॉर्ब हो गया है, कुछ नहीं भी हो सकता है। जो नहीं हुआ है वो गलत रिएक्शन ना दे, इसलिए हम वॉश करके इसको रिमूव कर देते हैं। सिर्फ जो अटैच्ड है वही उसमें अटैच्ड रहे। तो
तो हम बेसिकली वॉशिंग बार बार परफॉर्म करते हैं। थर्ड है एंजाइम कॉन्जुगेट। एंजाइम कॉन्जुगेट क्या होता है? एक ऐसी एंटीबॉडी होती है जिसके साथ में हम एंजाइम को अटैच करते हैं, और यूजुअली जो हम एंजाइम अटैच करते हैं, दो एंजाइम प्रेफर्ड है, एक है हॉर्स रेडिश पेरोक्सीडेज और दूसरी एंजाइम जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं दैट इज़ एल्कलाइन फॉस्फेटेज। क्रोमोजन क्या होता है? क्रोमोजन एक ऐसा केमिकल होता है जो अपना कलर चेंज कर देता है जैसे ही वो एंजाइम के साथ में रिएक्ट होता है। तो हमारी एंटीबॉडी एंजाइम से लिंक्ड है, वो इस सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्ट करेगी और सबस्ट्रेट अपना कलर बदल देगा। यहाँ जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं वो TMB होता है। TMB क्या है? फुल फॉर्म ट्राई मिथाइल बेंजीडाइन। स्टॉपिंग क्या होता है? अब एंजाइम अगर पूरा ही उसके साथ में रिएक्ट कर देगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम एक प्रोसेस में टाइम बाद में उसको स्टॉप करते हैं। तो स्टॉपिंग के लिए हम एक सोल्यूशन यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? स्टॉपिंग कहलाता है। रीडिंग हम कैसे लेते हैं? यूजुअली एलाइजा की रीडिंग हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से लेते हैं। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या करता है? जो भी कलर डेवलप हुआ है उसको रीड करता है। तो इस तरह से हम इसकी रीडिंग ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हम एलाइजा का देखेंगे, जिसके अंदर हम बेसिकली स्टडी करेंगे पार्ट 2 के अंदर कि जो एलाइजा है उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ होते हैं और उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। उसकी रीडिंग के जो कुछ हम कह सकते हैं कि वैल्यूज़ है वो हम इसके अंदर देखेंगे, और एलाइजा की फंक्शनिंग कैसे है। पार्ट 3 के अंदर हम देखेंगे कि एलाइजा कितने टाइप्स का होता है। पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे कि एलाइजा के एप्लीकेशंस क्या हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसके रिज़ल्ट को कैसे रीड करते हैं, और जो हमारा फेवरेट पार्ट है एलाइजा से रिलेटेड CSIR नेट लाइफ साइंसेस के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी हम पार्ट 4 के अंदर देखेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा from Siddhivinayak Institute of Life Sciences, Ajmer. Thank you.